साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जिसमें आज संपूर्ण विश्व में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से जो बदलते विश्व के परिदृश्य हैं, जो जियोपॉलिटिकल सेटअप स्टार्टेड टू चेंज हो रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि बदलते उभरते विश्व में, जिसमें स्टेट अनस्टेट सिस्टम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कौन कौन से चीज़ परिवर्तित हो रहे हैं और इसको माइन्यूटली वाच किया जा सकता है। 3 चीज़ों पर आपके बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ। स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद के एंड होने के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह जो पूंजीवाद का विजय है वह फाइनल है और मार्क्सिज्म सदा के लिए समाप्त हो गया है। तो वाइल राइटिंग द बुक उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बातें कही थी कि अब जो है वो हिस्ट्री का अंत है और कभी भी विचारधाराओं में क्लैश जैसी संभावनाएं नहीं दिखी थी। वो जापानी मूल के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इन बातों को कहा था। So at first we see that a spread of capitalism all over the world and definitely its impact upon the people. So you see that the division of labor, concept of surplus, concept of dialectic materialism, concept of class and concept of class of interest were denied by Francis Fukuyama, and he clearly mentioned that the history has ended and one ideology has triumphed. तो इसमें हमें देखते हैं कि कैपिटलिज्म का जो मूल सिद्धांत था, जिसमें पूंजी का संग्रहण और पूंजी के आधार पर जो भी चीज़ें की जानी थी उसका मालिकाना हक जिनको दिया गया था, तो वो किस प्रकार से सेटल हुए और किस प्रकार से वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वो चेंज हो रहे हैं। मेरा यह लेक्चर जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो पर बेस है और पॉलिटिकली जो चेंजेस हो रहे हैं सांस्कृतिक रूप से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर थोड़ी चर्चा आपके साथ करूंगा। तो निश्चित तौर पर 1991 में यूएसएसआर के पतन होने के बाद संपूर्ण संसार में विचारधारा के रूप में कैपिटलिज्म का ही जोर आज तक है। और उदारवाद जो बाद में WTO की स्थापना होने के बाद जिनेवा अकॉर्ड और WTO की जो स्थापना हुई, जिसमें ये 5 पिलर्स पर एग्रीमेंट किए गए, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जितने भी धाराएं थी इसमें स्पष्ट रूप से वैसे लोगों की वरीयता दी गई जो इंटेलेक्चुअल था, जिनके पास पूंजी था, वो अपना कार्य करा सकता था। और जिस आधार पे अमेरिका बेस है, अमेरिका में जिस आधार पे 300 साल से ज़्यादा की लगभग 300 साल, ज़्यादा नहीं 300 साल की जो डेमोक्रेसी है, इस आधार पे उसकी स्थापना हुई थी और जो आधार वहाँ जीते थे तो उसी को पुनः इन्फोर्स किया गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि संपूर्ण देश, संसार के संपूर्ण देश इसमें प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इक्वल प्लेइंग फील्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 1991 से आज 40 साल व्यतीत हो जाने के बाद 30 और 5 26-27 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज की स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसमें कौन कौन सी पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं जो शायद फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा जो एंड ऑफ हिस्ट्री कहा गया था, तो उस संदर्भ में किस प्रकार की समालोचना की जा सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पुनः हम इसमें मार्क्स, हेगेल और कहीं कहीं एंसेंट ग्रीक फिलोसफर्स का भी हवाला देंगे, जिसमें स्टेट सिस्टम में चेंजेस द्रष्टव्य होंगे और देखे जा सकेंगे। तो स्पष्ट रूप से जो स्टेट सिस्टम है, अगर देखें, एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है और जिस रूप में डेमोक्रेसी आज हम लोगों के सामने है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
यह बहुत प्राचीन ना होकर ये अर्वाचीन मतलब अभी ही कुछ 100 सालों में इसका डेवलपमेंट हुआ है। उसके पूर्व राजतंत्र की व्यवस्था में, खास करके धार्मिक तंत्रवाद में वेस्टर्न यूरोप फंसा हुआ था। हम देखते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द राइज ऑफ नेशनल मोनार्कीज एंड साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा बाय किंग जॉन सेकेंड ऑफ ब्रिटेन, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स एंड बैरन के साथ शासक का, किंग ऑफ इंग्लैंड का समझौता था, जिसमें राजा की मनमानी को रोकने के लिए बैरन्स ने उनके साथ एग्रीमेंट किए थे और राजा ने एग्रीमेंट किया था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो मैग्ना कार्टा जिस रूप में आज लेते हैं लोग, जिसको डेमोक्रेसी का फर्स्ट पिलार कहा जाता है, शायद जिसमें 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस तरह की स्थितियां नहीं थी। तो जो रेफरेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, किस परिप्रेक्ष्य में घटित होती हैं और किस तरीके से उनका इम्पैक्ट होता है, यह आगे आने वाले समय डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार हमें देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप आने के बहुत दिनों के बाद तक महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था और बाद में महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया। तो जो चुनी हुई सरकार कही जाती है वो ग्रेजुअल बीट बाय बीट डेवलपमेंट वाली सरकार होती है और चुनने वाले जो लोग होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस मानसिकता के हैं और कैसी सरकारें आएंगी। परंतु कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, तभी स्टेट मेंटेन रह सकता है। और यह यूनिवर्सल ट्रूथ डेमोक्रेसी के लिए ना लागू हो गए वरन सभी सिस्टम के लिए यथावत लागू थे। आप देखते हैं जैसा कि भारत के इतिहास में भी और पूरे संसार के पॉलिटिकल इतिहास में हम देखें तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जितनी बलवती धारणा सामने दी गई है, स्पष्ट रूप से एब्सोल्यूट मोनार्कीज, निरंकुश सत्ताओं पर